आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एम्फीबियंस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एम्फीबियंस के रेस्पिरेशन के समय में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज का जो हमारा कंप्लीट लेक्चर है वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सो हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है। तो इसको एक बार जाके आप एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। प्राइजेस बहुत ही रीजनेबल हैं, तो एक बार जाके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन से ही आपको आज के जो लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं और समझते हैं कि जो आज हमारा मेन टॉपिक है कि एम्फीबियंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, सो अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं, स्पेशली मैंने यहाँ पे फ्रॉग का एग्जांपल लेके इस चीज को डिस्क्राइब किया है। सो अगर हम एम्फीबियंस या फ्रॉग की बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास 4 मोड हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 मोड कौन कौन से होता है, जिसमें से सबसे पहला जो मोड है उसको हम बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहला मोड कौन सा है हमारा, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा रेस्पिरेशन है जहां पर जो रेस्पिरेशन है वो एक्सटर्नल गिल्स की मदद से होता है। यहां पर क्या होगा, रेस्पिरेशन थ्रू एक्सटर्नल गिल्स। ठीक है, यानी जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं उन गिल्स की मदद से इस पर्टिकुलर जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, यानी यहां पर गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको लार्वल स्टेजेस के अंदर देखने को मिलता है। यानी बोले तो जब फ्रॉग टेडपोल लार्वा की फॉर्म में होता है उस कंडीशन में जो रेस्पिरेशन होता है वो उसके गिल्स की मदद से होता है। अब गिल्स के थ्रू किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। बेसिकली गिल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है बिल्कुल मछलियों के अंदर जैसे रेस्पिरेशन होता है, सेम एज वैसा ही रेस्पिरेशन होता है। तो उसके बारे में अगर आपको कंप्लीट देखना है तो आप रेस्पिरेशन इन फिशेस वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो हमें समझना है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और बक्कल रेस्पिरेशन। क्योंकि ये जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है ये तो उसके लार्वल स्टेज में होता है, और लार्वल स्टेज का जो एग्जाम्पल है वो टेडपोल हो जाएगा। और किस तरीके से होता है उसके लिए आप जाके क्या है फिशेस वाला एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जाके आप उसको जरूर देख लीजिए। तो आज हम समझेंगे कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और बक्कल रेस्पिरेशन कब होता है। तो यूजुअली जो फ्रॉग हैं या जो एम्फीबियंस हैं जब वो अडल्ट स्टेज में होते हैं उस कंडीशन में इन 3 मेथड्स की मदद से क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। ठीक है, कैसा होता है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तब उसको क्या नाम देंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बक्कल रेस्पिरेशन। बक्कल रेस्पिरेशन का मतलब है कि अगर आपका बक्कोफेरिंजियल कैविटी यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के पर्पज में तब उसको क्या बोलेंगे, बक्कल रेस्पिरेशन। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब होगा रेस्पिरेशन थ्रू बक्कोफेरिंजियल कैविटी, यानी बक्कोफेरिंजियल कैविटी की मदद से यहां पर रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट लास्ट क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वर्ड हम यूज करते हैं लंग्स के लिए। ठीक है, सो यहां पर जो रेस्पिरेशन होगा किसकी मदद से होगा, लंग्स की मदद से होगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। ठीक है, सो ये जो 3 मेथड है इन 3 मेथड का यूज बेसिकली फ्रॉग या एम्फीबियंस अडल्ट स्टेज में करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं सो दैट कि जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो वो टर्म अगर बार बार आए तो आप उसको मतलब अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब एक चीज जो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो समझना है रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब क्या होता है। अगर मैं किसी चीज को रेस्पिरेटरी सरफेस बोल रहा हूं, अगर मुझे किसी सरफेस को रेस्पिरेटरी सरफेस बोलना है या उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलना है, ठीक है,
तो रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। ऐसा कोई सा भी सरफेस जो थिन हो, कैसा हो, थिन हो, परमिएबल हो और मॉइस्ट हो, और कैसा हो, मॉइस्ट हो, उस पर्टिकुलर सरफेस को क्या बोल देंगे हम, रेस्पिरेटरी सरफेस बोल देंगे। यानी किसी सरफेस को रेस्पिरेटरी सरफेस होने के लिए ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला क्या है कि वो सरफेस थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है, परमिएबल होना चाहिए, यानी वहां पर क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसके जो कनेक्शंस हैं वहां पे ज्यादा होना चाहिए, और साथ के साथ वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास 3 मेथड है, यानी इन 3 मेथड की मदद से कोई भी एम्फीबियन रेस्पिरेशन करता है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे मेथड्स को पहले डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद पीपीटी की मदद से उसको सबको देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर रेस्पिरेशन की, तो ये इंट्रोडक्शन में मैंने अभी ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको बता ही दी हैं, तो एक बार उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, पीपीटी की मदद से देख लेते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम हम किसको बोलते हैं, वो सिस्टम या ऐसे ऑर्गन्स जो यूज किए जाते हैं ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में, ऐसे सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस के अंदर रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट स्किन अवेलेबल होती है या मॉइस्ट सरफेस अवेलेबल होता है, जो कि आउटर स्किन का होता है, जिसकी वजह से अगर रेस्पिरेशन होगा तो क्यूटेनियस बोलेंगे। अगर बक्कोफेरिंजियल कैविटी की मदद से होगा तो उसको बोलेंगे बक्कल रेस्पिरेशन, और अगर लंग्स के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। और टेडपोल लार्वा के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, और ये किसके थ्रू होता है, एक्सटर्नल गिल्स की मदद से होता है। ये तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही लिए, सो आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, जिस भी सरफेस से रेस्पिरेशन होगा उस सरफेस के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर बहुत ही ज्यादा नंबर में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है, और ब्लड कहां प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जिस भी सरफेस से गैसेज एक्सचेंज होना है उस सरफेस के पास क्या होगा, न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी भी सरफेस से रेस्पिरेशन करवाना है तो उस सरफेस का थिन होना जरूरी है, मॉइस्ट होना जरूरी है, परमिएबल होना जरूरी है, ठीक है। सो अगर हम बात करें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉग या एम्फीबियंस के अंदर प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रेस्पिरेटरी मेथड है वो आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। चाहे फ्रॉग पानी के अंदर हो या पानी के बाहर हो या हाइबरनेशन की स्टेज में हो, ठीक है। या कौन कौन सा कंडीशन मैंने बोल दिया, चाहे फ्रॉग पानी के अंदर हो या फिर जमीन के ऊपर हो यानी लैंड पे प्रेजेंट हो या वो हाइबरनेशन की स्टेज में आ जाए, इन तीनों कंडीशन में वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो करता ही है, ठीक है। अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। जनरली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है कि स्किन के सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन। तो अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से समझें तो ये स्किन का सबसे ऊपर वाला सरफेस है जिसको हमने बोला एपिडर्मिस, ठीक है। और इस स्किन के नीचे, क्योंकि स्किन कैसा होगा, थिन होगा, अब स्किन के जस्ट नीचे अभी मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सरफेस कोई सा भी क्यों ना हो वहां पर आपको ब्लड कैपिलरीज की अच्छी खासी सप्लाई देखने को मिलती है। तो स्किन के जस्ट नीचे आप यहां पर देख रहे हो ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई आपको यहां पर दिखने को मिल रही है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब CO2 का अमाउंट ज्यादा है तो इसको स्किन के थ्रू बाहर निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। अब ये जो सरफेस है आपका, जो स्किन है, इसको एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह बिहेव करने के लिए थिन होना जरूरी है, मॉइस्ट होना जरूरी है, परमेबल होना जरूरी है, ठीक है। तो थिन और मॉइस्ट तो है ही। ये मॉइस्ट कैसे होता है, क्योंकि जब भी कोई फ्रॉग या एम्फीबियन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तो कोशिश करता है कि वो पानी के करीब ही रहे। पानी के करीब इसलिए रहना चाहता है ताकि वो अपने स्किन को मॉइस्ट रख सके, ठीक है। तो अब ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, जैसे ही फ्रॉग पानी के अंदर डुबकी लगा के बाहर निकलता है तो उस केस में होता क्या है कि उसके स्किन के ऊपर पानी की एक लेयर जम जाती है या पानी का एक लेयर आ जाता है, ठीक है।
अब ये जो पानी का लेयर है उसके जस्ट नीचे क्या होता है कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग की जो स्किन है वो भी एक म्यूकस सिक्रीट करके रखती है। और ये जो म्यूकस है, वो म्यूकस का काम क्या होगा कि फ्रॉग के स्किन को मॉइस्ट बना के रखना। तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा, एक तो वाटर की लेयर आ जाती है, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, म्यूकस की लेयर। और ये म्यूकस कौन सिक्रीट करता है, फ्रॉग के स्किन के नीचे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इन म्यूकस का काम होता है कि फ्रॉग के स्किन को मॉइस्ट बना के रखे, उसको थोड़ा सा गीला बना के रखे, ठीक है। तो अब होगा क्या कि पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अब डिफ्यूजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डिफ्यूज होके कैपिलरीज के अंदर आएगा, और जो कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोबारा से डिफ्यूज आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने के लिए जो फ्रॉग है कोशिश करता है कि पानी के आसपास ही रहे। पानी के आसपास क्यों रहे, सो दैट कि वो पानी के अंदर जब डुबकी लगाएगा पानी की एक लेयर आ जाएगी, पानी की उस लेयर से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर देगा। इस तरीके से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, सो दैट कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या होता है, ये हर समय फ्रॉग के अंदर चल रहा होता है, चाहे फ्रॉग पानी के अंदर हो या पानी के बाहर हो, ठीक है। इवन जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली वायबल मेथड होता है, यानी सबसे ज्यादा टाइम्स अगर कोई फ्रॉग या कोई एम्फीबियन रेस्पिरेशन कर रहा होता है तो वो स्किन के थ्रू कर रहा होता है, चाहे वो पानी के अंदर हो, पानी के बाहर हो या हाइबरनेशन स्टेज में हो, इसी मेथड से रेस्पिरेशन करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेसिकली स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करना है तो स्किन के नीचे क्या है कि ब्लड वेसल्स की अच्छी खासी सप्लाई होनी चाहिए, जिसकी मदद से वो वहां पर गैसेज एक्सचेंज हो पाए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। यहां पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज होता है और ब्लड के अंदर जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। यही चीज मैंने लिखा है कि अगर जब फ्रॉग पानी के पास होता है, यानी जब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो पानी के पास में होता है ताकि वो अपने स्किन को मॉइस्ट कर सके, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि जो फ्रॉग की स्किन है वो भी म्यूकस का कंटिन्यूअसली सिक्रीशन करता है, सो दैट कि उसके स्किन को मॉइस्ट रखा जा सके। इस तरीके से क्या है, आपका पूरा का पूरा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का जो पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मेरे वीडियोस के अंदर किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी सजेस्ट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं वो भी आप सजेस्ट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बात कर लेंगे, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बक्कल रेस्पिरेशन। अब बक्कल रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। जनरली अगर आपने कभी फ्रॉग को ऑब्जर्व किया होगा तो फ्रॉग के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है आपने उसको देखा होगा, कंटिन्यूअसली वो मूव करता है, कभी ऐसे फैलता है, कभी इस तरीके से सिकुड़ता है। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपने देखा होगा कि ये जो सरफेस है कभी बाहर की तरफ निकलता है तो कभी अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। यानी ये कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है। तो बेसिकली ये जो सरफेस है, ये जो आप सरफेस देख रहे हो अंदर वाला, इसको हम बोलते हैं बक्कोफेरिंजियल कैविटी। इसको क्या बोलेंगे, बक्कोफेरिंजियल कैविटी। अब इस बक्कोफेरिंजियल कैविटी का जो एपिथेलियम लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियम की होती है, और इसके जस्ट नीचे क्या होगा, अगेन ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो गैसेज एक्सचेंज है वो ब्लड कैपिलरीज की मदद से ही होता है, ठीक है। सब होगा क्या कि ये जो आपका ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग का जो माउथ है वो हमेशा बंद रहता है। मैक्सिमम टाइम कैसा होगा, ये बंद रहता है जब वो रेस्पिरेशन करता है। तो जब वो रेस्पिरेशन कर रहा होगा बक्कोफेरिंजियल मेथड से, उस समय उसका क्या होगा, माउथ इस तरीके से बंद रहता है। अब माउथ बंद होगा तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो इसका एक्सटर्नल, ये जो ईयर या ये जो नोज वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो इसका एक्सटर्नल नेयर बोल सकते हैं या जो नोज वाला स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से एयर एंटर करता है। जैसे ही एयर
इस नेजल पैसेज की मदद से बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर एंटर करेगा तो उसका जो सरफेस है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी इससे क्या होगा कि बाहर का जो एयर है वो डायरेक्टली बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर आता है। आने के बाद यहां पर जो इसकी एपिथेलियम लाइनिंग है वहां पर गैसेज एक्सचेंज होता है। गैसेज एक्सचेंज होने के बाद फिर से जब इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरीके से पिचकता है, तो वो जो एयर है अब इसके अंदर गैसेज एक्सचेंज हो चुका होगा, तो जो एयर में ऑक्सीजन था वो तो कैपिलरीज की मदद से ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाएगा या डिफ्यूज हो जाएगा। उसके अलावा जो ब्लड के अंदर CO2 था वो दोबारा से क्या है आपको बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर आ जाएगा, एयर के साथ मिक्स हो जाएगा और उसके बाद क्या है दोबारा से बाहर इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है बक्कोफेरिंजियल कैविटी की मदद से रेस्पिरेशन। सो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी को एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो बक्कल रेस्पिरेशन है वो कब होगा, जब आपका ये जो एम्फीबियन या फ्रॉग है वो लैंड पे प्रेजेंट हो, यानी जमीन के ऊपर जब होता है तब ये बक्कोफेरिंजियल मेथड का यूज करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इस केस में क्या है कि जो उसका माउथ है वो परमानेंटली क्लोज्ड होगा। ठीक है, और जो एयर है वो नॉस्ट्रिल की मदद से बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, सो अब यहां पर क्या होगा कि बक्कोफेरिंजियल कैविटी है वो अल्टरनेटेडली, यानी मतलब क्या है कि एक बार बढ़ेगा उसका एरिया इंक्रीज होगा, एक बार उसका एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है, सो कंटिन्यूअसली क्या है कि जो एयर है बक्कोफेरिंजियल कैविटी के या तो अंदर आती है या फिर बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दी जाती है, और ये किसके थ्रू होगा, नॉस्ट्रिल की मदद से होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब एयर बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर आती है, यानी जब बक्कोफेरिंजियल या बक्कल रेस्पिरेशन होता है, उस कंडीशन में ग्लॉटिस क्या होता है, बंद होता है। अब यानी यहां पर ध्यान दो, ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस बेसिकली लंग्स के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। तो जनरली जब बक्कोफेरिंजियल ये जो कैविटी है या बक्कल रेस्पिरेशन करना होगा तो लंग को उस समय हमें इनएक्टिव करना होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो ग्लॉटिस होता है उसको बंद कर दिया जाता है, सो दैट कि जो एयर है वो लंग्स के अंदर एंटर ना कर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लॉटिस बंद रहता है, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करता रेस्पिरेशन में। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जो बक्कोफेरिंजियल कैविटी का जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, यानी जो ये वाली जो लाइनिंग है जिसको म्यूकोसल एपिथेलियम बोलते हैं, वहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें यहां तक अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर आप बात कर लेते हैं पल्मोनरी एंड साउंड प्रोडक्शन। यानी आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग हैं या जो एम्फीबियंस है, स्पेशली अगर फ्रॉग की बात करें तो टर्टर साउंड करते हैं। ठीक है, तो वो साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, साथ के साथ जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है उसको समझते हैं। जनरली फ्रॉग्स के अंदर ये जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो जो बक्कल रेस्पिरेशन हमने अभी पढ़ा, उस बक्कल रेस्पिरेशन के बीच में होता है। सपोज करो अभी बक्कल रेस्पिरेशन हुआ, फिर से बक्कल रेस्पिरेशन होगा, उसके बीच में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो बक्कल रेस्पिरेशन के बीच में होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में होगा कैसे उसको समझते हैं। जनरली अगर ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम क्या है, ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग के लंग्स का डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करना। ठीक है, सो ये जो फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी मदद से होगा, इस लंग्स की मदद से होगा। और ये लंग्स आप देखोगे थोड़ा सा ओवल शेप का है, अंडाकार शेप का होता है। ठीक है, अब इस लंग्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे इन सेप्टा का मतलब कि वहां पे बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे, और उन फोल्ड्स के ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अब इन फोल्ड्स की वजह से क्या है, बहुत सारे स्पेसेस बनते हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्पेस बनेंगे, और इन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एयर इन एल्वेलाई के पास आता है तो एल्वेलाई के जस्ट चारों तरफ क्या होंगे, बहुत सारे ब्लड वेसल्स। जैसे सपोज करो ये बीच में स्पेस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वेलाई, और इसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। इन ब्लड वेसल्स की मदद से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। जैसे ही लंग्स के अंदर एयर आएगा, एयर आते ही एल्वेलाई के अंदर एयर जाएगा, और एल्वेलाई के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं या कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जहां पर गैसेज एक्सचेंज हो जाता है, और होने के बाद दोबारा से जो डीऑक्सीजनेटेड एयर है या जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको दोबारा से एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। ठीक है,
अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, अगर हम मॉडर्न स्टडीज के बारे में बात करें तो ये बोला गया है कि जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, किसके लिए, फ्रॉग्स के लिए, क्योंकि वो अपना जितना भी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ऑलरेडी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और बक्कल रेस्पिरेशन से पूरा कर लेते हैं। और इवन जब बक्कल चैम्बर के अंदर जब एयर आता है और दोबारा उसको जब लंग्स के अंदर बेसिकली एक्सपेल्ड इन किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो वो एयर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, यानी हम बोल सकते हैं कि लंग्स के अंदर आने वाला जो एयर है वो पूरा प्योर नहीं होता। अभी किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा उसको समझेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि मॉडर्न स्टडीज के बेसिस पे ये बताया गया है कि लंग्स के थ्रू जो होने वाला रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ज्यादा प्योर नहीं होता। और बेसिकली अगर हम बात करें एम्फीबियंस या फ्रॉग्स के अंदर, तो लंग्स के थ्रू जो होने वाला रेस्पिरेशन होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पार्टिसिपेट करता है, या उसका ज्यादा सच इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता फ्रॉग की लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये रेस्पिरेशन होगा कैसे उसको समझते हैं। अगर हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे स्पेशल टाइप के मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये दो टाइप के स्पेशल मसल्स होते हैं जिनको हम एक को बोलते हैं स्टर्नोहायल मसल और एक को बोलेंगे टेरोहायल मसल्स। अब ये क्या होते हैं स्टर्नोहायल मसल और टेरोहायल मसल, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो यही मैंने लिखा है कि ब्रीदिंग ऑन लैंड इन एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्पफुल विद द हेल्प ऑफ लंग्स, यानी कि जो लैंड के ऊपर रेस्पिरेशन है वो लंग्स की मदद से किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो लंग्स होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि लंग्स की मदद से किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। सो हम बोल सकते हैं कि लैंड के ऊपर रेस्पिरेशन अगर फ्रॉग को करना है तो चीफ ऑर्गन क्या हो जाएगा उसके लिए, लंग्स होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो इनका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी लंग्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होगा तो एयर को रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू कहां है, लंग्स तक पहुंचना होगा। अब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है उसको समझना है। जनरली ध्यान रखना है कि जब भी रेस्पिरेशन होता है उस कंडीशन में जो फ्रॉग का माउथ होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सो एयर कहां से एंटर करेगा, नोज के थ्रू एंटर करेगा। तो सपोज करो ये क्या है हमारा एयर, एयर के बाद सबसे पहले यहां पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो सबसे पहले जो एयर है, एयर कहां जाएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के पास। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद ये एक छोटा सा आपको एक चैम्बर लाइक, बेसिकली एक चैम्बर लाइक स्पेस देखने को मिल रहा है। इस चैम्बर लाइक स्पेस को हम क्या बोलेंगे, नेजल चैम्बर, इसको बोलेंगे नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद यहां पर नेक्स्ट एक अगेन एक ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद आपको ये बड़ा सा कैविटी देखने को मिल रहा है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, बक्कोफेरिंजियल कैविटी। बक्कोफेरिंजियल कैविटी। बक्कोफेरिंजियल कैविटी के बाद यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा ग्लॉटिस, इसको बोलेंगे ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के बाद अगेन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम लेरिंजियोट्रैकियल, बेसिकली क्या बोलेंगे, लेरिंजियोट्रैकियल चैम्बर। और लेरिंजियोट्रैकियल चैम्बर के बाद जो एयर है वो कहां जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। तो ये जो पाथवे बन के आया है, यानी एयर कैसे एंटर करेगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, फिर नेजल चैम्बर, फिर आपका क्या आ जाएगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर बक्कोफेरिंजियल, फिर ग्लॉटिस, फिर लेरिंजियोट्रैकियल चैम्बर, फिर लंग्स के अंदर जाएगा। तो ये जो पाथवे बन के आया है, इसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। यानी इसी की मदद से जो एयर है वो बेसिकली क्या है, ये जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग के लंग्स के अंदर एंटर करता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इतनी चीजों को हम क्या कर लेते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा कि जो पैसेज के थ्रू, ये जो पैसेज है रेस्पिरेटरी पैसेज, उसकी मदद से क्या है, एयर बेसिकली लंग्स के अंदर एंटर भी करेगा और लंग्स के थ्रू बाहर भी निकलेगा।
तो इस पैसेज को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आ जाता है, नेजल चैम्बर आ जाएगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल आ जाएगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी आ जाएगा, ग्लॉटिस आ जाएगा, लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर आ जाएगा, उसके अलावा 2 ब्रोंकाई और उसके बाद लंग्स में चला जाता है एयर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर हम इसके ग्लॉटिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले लंग्स के अंदर मान लेते हैं जब एयर जाएगा तो लंग्स के अंदर जाने से पहले बक्कोफेरेंजियल कैविटी और लंग्स के बीच में क्या होता है, ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। अब ग्लॉटिस बेसिकली होता क्या है, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है। ग्लॉटिस बेसिकली क्या है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के या जो बक्कोफेरेंजियल चैम्बर है उसके बेस में प्रेजेंट होता है। और यहां पर आप देखेंगे कि एक मीडियन स्लिट होता है। मीडियन स्लिट का मतलब बिल्कुल सेंटर में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके से। यानी जो आपका ये जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस में क्या होता है, बिल्कुल मीडियन में बिल्कुल सेंटर में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीडियन स्लिट बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर क्या होता है, आपको 2 एरेटिनॉइड और एक क्रिकोइड कार्टिलेज देखने को मिलता है जो इसके बेसिकली बाकी जो कैविटी का जो लेयर्स है उसको बनाते हैं, ठीक है। और इन एरेटिनॉइड और क्रिकोइड के जस्ट नीचे क्या होता है, कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स या बोल सकते हैं कुछ बेसिकली फाइब्रस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बैंड्स बोलते हैं। और ये जो बैंड्स है बेसिकली हेल्प करते हैं फ्रॉग को साउंड प्रोड्यूस करने में, ठीक है। यानी यहां पर ये जो बेस होगा, यानी जो एरेटिनॉइड और जो क्रिकोइड कार्टिलेज है उसके जस्ट नीचे क्या है, आपको वोकल कॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं और उन्हीं वोकल कॉर्ड्स की मदद से जो फ्रॉग है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर मैंने यही चीज लिखा है कि जो वॉल्स आर सपोर्टेड बाय 2 कार्टिलेज, दैट इज 2 एरेटिनॉइड एंड 1 क्रिकोइड, ठीक है। और इनकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो उसके पास क्या होता है, इलास्टिक हॉरिजॉन्टल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वोकल कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यही वोकल कॉर्ड्स क्या है, फ्रॉग के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लैरिंग्स है उसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप देखेंगे कि यहां पर 2 टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के जो मसल्स हैं वो मसल्स बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में। अब ये 2 मसल्स कौन से होते हैं उनको एक बार समझ लेते हैं डायग्राम में, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि ये लंग्स का स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि क्या होगा, ग्लॉटिस हो गया, ग्लॉटिस के जस्ट बाद यहाँ पे लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर आ जाएगा, लैरिंजियोट्रैकियल के बाद ब्रोंकाई आ जाएगा, फिर लंग्स आ जाएगा। लंग्स के अंदर बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और उन सेप्टा की वजह से स्पेस क्रिएट होता है जिसको एल्वेलाई बोलते हैं। ये एल्वेलाई गैसेज एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। तो ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, यही चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है उसको समझते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन के लिए 2 टाइप के मसल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक होता है आपका स्टर्नोहायल मसल और दूसरा क्या होता है, टेरोहायल मसल। तो आप पहले इस डायग्राम को समझते हैं और रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म समझ लेंगे, देन जाके पीपीटी की मदद से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से देखो तो ये जो चैम्बर है बीच में हम क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल चैम्बर। बक्कोफेरेंजियल चैम्बर का जो एरिया है उसको बढ़ाने घटाने के लिए ये 2 मसल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका टेरोहायल मसल और दूसरा क्या होता है आपका बक्को या आप बोल सकते स्टर्नोहायल मसल, ठीक है। ये 2 मसल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं मसल्स की वजह से जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है उसका स्पेस बढ़ता है या घटता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी का जो स्पेस है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करवाने के लिए कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप बताएंगे टेरोहायल्स और स्टर्नोहायल्स, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीज समझ में आ रही होंगी। लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इसी के अंदर हम सारी चीजें अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर उबासी आ रही है, नींद आ रही है तो बेसिकली क्या करो, पानी पी लो, ठीक है। बिकॉज ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें समझने होते हैं और मेरे सामने एक कैमरा होता है जिसके सामने मुझे बोलना होता है। अगर स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा मजाक जरूर कर ले, लेकिन बेसिकली आप लोग क्या है, थोड़े मैच्योर स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत फोकस आप रिटेन कर सकते हैं। फिर भी आप पानी लेके जरूर बैठिए बिकॉज बॉडी को हाइड्रेट करते रहना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बॉडी को कंटिन्यूसली हाइड्रेट करेंगे तो क्या है, हमारा फोकस भी बढ़ता है, ठीक है। सो पानी पीजिए और बाद में जो आपकी जो अदर डिवाइसेस हैं उनके नोटिफिकेशन ऑफ रखिए सो दैट कि आप यहाँ पे फोकस
फोकस कर सके, ठीक है। सो आप समझते हैं कि किस तरीके से ये जो बक्कोफेरिंजियल कैविटी है उसका स्पेस बढ़ता है या घटता है, किस तरीके से इंस्पिरेशन होता है, किस तरीके से एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है बक्कोफेरिंजियल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एयर को अंदर लाने के लिए और उसको छोड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन उनका उसका जो स्पेस है उसको बढ़ाने और घटाने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। एक है आपका स्टर्नोहायल मसल और दूसरा क्या है, टेरोहायल मसल। तो ये मसल्स कैसे कनेक्ट होते हैं उसको समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फ्रॉग का जो स्टर्नम है, ठीक है, फ्रॉग के स्टर्नम से स्टर्नोहायल मसल निकलता है और निकलने के बाद ये जो बक्कोफेरिंजियल कैविटी है उसका जो लोअर वाला पार्ट है वहां पर एक बोन प्रेजेंट होता है जिसको हम हायोड बोन बोलते हैं या हायोड एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। सो हायोड एपरेटस से होगा क्या कि ये डायरेक्टली ये जो मसल्स है स्टर्नोहायल मसल ये डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है स्टर्नम से कहां से निकलेगा, स्टर्नम से निकलेगा और ये जो हायोड एपरेटस है वहां पर जाके ये कनेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा अगर हम बात करें ये जो टेरोहायल मसल है ये कहां से निकलता है, ये जो ऊपर वाला मसल है जिसको स्क्वैमस बोलते हैं, ठीक है। जो स्क्वैमस बोन होता है फ्रॉग का, जो स्क्वैमस बोन है वहां से निकलेगा और ये जो हायोड एपरेटस है उसके अपर पार्ट से कनेक्ट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो स्टर्नोहायल है वो हायोड एपरेटस के नीचे कनेक्ट होता है और टेरोहायल क्या है, हायोड एपरेटस के ऊपर कनेक्ट होगा। ये कहां से निकलेगा, स्क्वैमस बोन से, और ये कहां से निकलता है, स्टर्नम से निकलता है, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो इसी चीज को मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कि किस तरीके से फ्रॉग के अंदर इंस्पिरेशन होता है और किस तरीके से एक्सपिरेशन होता है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए, बिकॉज हमें लंग्स के अंदर एयर को भेजना है तो उसको बोलेंगे इंस्पिरेशन, और लंग्स से एयर को बाहर भेजना है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेशन। तो अब किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। जब भी सबसे पहले सपोज करो कि हमें एयर को अंदर लेके आना है, लंग्स के अंदर लेके आना है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन किस तरीके से होता है उसको ध्यान देंगे। तो जनरली जो आपका स्टर्नोहायल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो दूसरा है टेरोहायल वो रिलैक्स करेगा। उस बेसिस से क्या होगा कि ये जो बक्कोफेरिंजियल कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ध्यान रखना है रेस्पिरेशन के समय माउथ बंद रहता है, तो जो नोज के मदद से, जो नॉस्ट्रिल है उसकी मदद से डायरेक्टली एयर कहां एंटर करता है, बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर एंटर करता है। तो ध्यान रखना है जब एयर बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर एंटर करेगा उस समय जो ग्लॉटिस होता है वो बंद होता है, ठीक है। उस समय क्या होगा, ग्लॉटिस बंद होगा। अब जैसे ही एयर इसके अंदर आ चुका होगा बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि यहां का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही बक्कोफेरिंजियल कैविटी के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लॉटिस ओपन होता है, और ग्लॉटिस के ओपन होते ही पूरा का पूरा जो एयर है वो एयर कहां एंटर कर जाता है, आपके लंग्स के अंदर एंटर करता है, ठीक है। जैसे ही एयर लंग्स के अंदर एंटर करेगा तो अब क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही एयर इंक्रीज होगा अगेन क्या होगा, ग्लॉटिस आपका क्लोज हो जाएगा। अब ग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा, उसके बाद क्या है, एयर कुछ समय तक के लिए लंग्स के अंदर रहता है, और लंग्स के अंदर ही क्या होगा कि जो बेसिकली जो सेप्टा थे जहां पे ब्लड कैपिलरीज थी वहां से CO2 आएगा, और CO2 इस एयर के अंदर मिल जाएगा, और इस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन था वो दोबारा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब जब बाहर चला जाएगा, जब पूरा, और यहाँ पे जो बेसिकली गैसेज एक्सचेंज जब हो जाता है, होने के बाद ये जो बॉडी मसल्स के मूवमेंट की वजह से क्या है, जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लंग्स क्या होंगे, इस तरीके से दबेंगे। लंग्स के दबते ही क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा दबना स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या है कि जो ये आप देख रहे हो पर्टिकुलर, ये जो यहाँ पर बक्कोफेरिंजियल कैविटी है, इसके अंदर से क्या होगा कि एयर जैसे ही दोबारा से प्रेशर क्रिएट करेगा, ये फिर से बक्कल कैविटी, ये जो ग्लॉटिस है वो खुलता है। खुलने के बाद जो अंदर का एयर है अगेन बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा, आप यहां पर देख रहे हो कि जैसे ही ग्लॉटिस ओपन होगा एयर बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेशन का मतलब क्या है कि एयर को लंग्स के अंदर हमें एंटर करवाना है। वो कैसे होगा
कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी नॉस्ट्रिल ओपन होगा, उसके बाद बक्कोफेरेंजियल कैविटी एक्सपेंड होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ग्लॉटिस ओपन होगा, लंग्स एक्सपेंड होगा, लंग्स के अंदर एयर चला जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सपिरेशन का प्रोसेस है उस केस में क्या होगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका जो बक्कल कैविटी है अगेन एक्सपेंड करेगा, और उस केस में क्या है, नॉस्ट्रिल ओपन होगा और जो पूरा का पूरा एयर है ग्लॉटिस की मदद से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका मैकेनिज्म प्रेजेंट होगा, यानी इस तरीके से हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं। तो इसी चीज को एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, टू ड्रॉ द एयर इनटू द लंग्स फ्रॉग क्लोजेज इट्स ग्लॉटिस। बेसिकली क्या करता है, ग्लॉटिस को बंद करता है और माउथ को बंद करता है, लेकिन जो नॉस्ट्रिल है वो उसका खुला हुआ रहता है, ठीक है। अब जो स्टर्नोहायल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो बक्कल कैविटी है वो उसका एरिया बढ़ जाता है, यानी बक्कल कैविटी का जैसे एरिया बढ़ेगा वैसी जो एयर है नॉस्ट्रिल की मदद से बक्कल कैविटी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज और जो ध्यान रखना है, अब जो ग्लॉटिस ओपन होगा और जो उसके अलावा एक आपको बोन याद रखना है, मेंटोमैक्लिस बोन, ठीक है। ये मेंटोमैक्लिन बोन का काम क्या होगा कि ये जो नेजल चैम्बर है, जो नेजल कैविटी है, इसको बंद करने का काम करता है ये बोन, ठीक है। एक ये और दूसरा प्री मैक्सिलरी बोन। प्री मैक्सिलरी बोन आपका अपर जॉ में प्रेजेंट होता है और ये आपका लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों बोन्स का काम क्या होता है कि ये जो नेजल चैम्बर है इसको ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, सो दैट की जो एयर है वो बाहर ना निकले, सो दैट कि जब प्रेशर क्रिएट होगा तो लंग्स के अंदर एयर को भेजा जा सके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि डायरेक्टली बक्कल कैविटी की फोर्स की मदद से जो एयर है कंप्रेस करके कहां पे भेज दिया जाता है, दोनों लंग्स के अंदर भेज दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। अब एक्सपिरेशन के केस में क्या होगा कि जो ग्लॉटिस है वो क्लोजेज एंड एयर इज हेल्ड इन लंग्स फॉर सम टाइम, यानी लंग्स के अंदर कुछ समय तक के लिए एयर रहेगा और गैसेज एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगेन ग्लॉटिस ओपन होगा और एयर को कहां है, बक्कल कैविटी के अंदर भेज दिया जाएगा, और वहां से एयर को बेसिकली नेजल पैसेज की मदद से बाहर भेज दिया जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये मैंने शुरुआत में बता दिया था कि रीसेंट फाइंडिंग्स के बेसिस पर हमें ये देखा गया है कि जो बक्कल कैविटी में एयर प्रेजेंट होता है, क्योंकि बक्कल रेस्पिरेशन तो हो ही रहा होता है, तो उस केस में जो लंग्स के अंदर जो एयर जाएगा वो एयर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होता है, यानी लंग्स के अंदर जाने वाला जो एयर होता है वो कैसा होता है, मिक्स्ड एयर होता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। इसलिए जो आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, इनएफिशिएंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का जो टॉपिक था रेस्पिरेशन इन एम्फीबिया वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।